कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। साढ़े 11 बजे पेपर ख़त्म हुआ और सीधा जाकर हमने इस्लामाबाद के लिए टिकटें ख़रीदी, जो कि हमें 7,000 रुपये में पड़ी। 2 टिकटें और एक बाइक के साथ। और हाँ, टिकटें आज नहीं ख़रीदते तो शायद प्लान चेंज भी हो सकता था। और फिर शुरुआत हुई पैकिंग की। पैकिंग में हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा, बस हाँ चंद एक कपड़े, शूज़, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, साबुन, तेल वगैरह, बस यही कुछ हमारा पैकिंग था। सीधा पहुँच गए बस स्टेशन। बस को आधा घंटा लेट था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाने के लिए चीज़ें ख़रीदी जाएं जो कि हमें रास्ते में खानी पड़ जाएं, जो कि हमने निकलने से पहले खाना नहीं खाया था, इसीलिए कुछ सामान ख़रीद लिया। सामान में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस 1-2 कोल्ड ड्रिंक्स, लेज़, बिस्किट वगैरह, बस यही कुछ था। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम युटांग मास्टर मतलब बड़ी बस में बैठ रहा था और फ़र्स्ट टाइम अपने घर से इतनी दूर जा रहा था। डर भी था लेकिन अंदर से एक्साइटेड भी था। तो लें जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग नींद की आगोश में सोते गए और हमें नींद नहीं आई। मेरा 1-आध घंटा आंख लग गया था मोटरवे पर, क्योंकि सफ़र बहुत स्मूथ था, मोटरवे पर सुकून था, इसीलिए एसी वगैरह चल रहे थे, गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी, तो मैं सो गया। और हाँ, यूसुफ बिल्कुल नहीं सोया। पूरे 2:30 बजे बस ने स्टॉप किया मियाँ वाली चाय पीने के लिए। फिर सफ़र शुरू हो गया। सुबह सुबह हो रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद के साथ जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो हमें दिखना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने पहले बोला था, हम बहुत पुरजोश थे। बस ने हमें उतारा फैज़ाबाद से 3 किलोमीटर पहले। हमने बस से बाइक उतारी और सीधा चले गए पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि यहाँ उन्होंने पेट्रोल बिल्कुल खाली कर दिया था मोटरसाइकिल का। पेट्रोल डलवाने के बाद हम चले गए सीधा एक रूम लेने के लिए। हमें थोड़ा बहुत इल्म था कि अड्डा फैज़ाबाद के करीब रूम्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं। एक रात के लिए उन्होंने हमसे चार्ज किए पूरे 4500 रुपये। और हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस्लामाबाद में, टेम्परेचर बहुत हाई था, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए हमने एसी वाला रूम लिया। नॉन एसी वाला भी मिल जाएगा आपको 2000-2500 रुपये में, लेकिन हमें एसी वाला पड़ा 4500 रुपये में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बग़ैर एसी के सोना बहुत मुश्किल था। हम फ्रेश होकर सो गए। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, ये है हमारा सुबह का नाश्ता इस्लामाबाद में, और ये माशाल्लाह शुरू हो गया है अब नाश्ता। अब नाश्ता ख़त्म करके सीधा जाएंगे फैसल मस्जिद और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। और इस्लामाबाद आज घूमेंगे इंशाल्लाह, वो पहाड़ियों पर भी जाएंगे जहाँ से इस्लामाबाद मस्जिद की खूबसूरत व्यू आती है। खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग नमाज जुमा अदा करने फैसल मस्जिद चले गए। जो हमारे रूम से फैसल मस्जिद का सफ़र 7 से 8 किलोमीटर का था, जो कि हमने अपने बाइक पर तय किया। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि इस्लामाबाद में जो सड़कें हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसकी खूबसूरती को जितना बयान किया जाए वो बहुत कम है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। वहाँ पहुँचने के बाद बाइक को लगाया स्टैंड पर और जूतों को दिया सिक्योरिटी के हवाले। उन्होंने हमसे 50 रुपये चार्ज किए जूतों के। वहाँ हमने सबसे पहले जाकर पानी पिया, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। चाहे जितना पानी पी लो वहाँ प्यास ही नहीं बुझ रही थी। नमाज के लिए वज़ू किया और चले गए फैसल मस्जिद के अंदर। फैसल मस्जिद की अंदरूनी खूबसूरती तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि जुमे का टाइम हो रहा था। ऊपर से हर कोई तस्वीरें और वीडियो बनाने में मसरूफ़ था। यहाँ एक अजीब बात थी कि ना ही इसमें दिन के वक्त बल्ब जलता है और ना ही कुछ और, बल्कि रोशनाई आती है कुदरती। ऊपर से खला थे और कुदरती रोशनी अंदर आ रही थी। बहुत चमकदार, बहुत खूबसूरत मस्जिद, यकीन करें मज़ा ही आ गया। इतनी अंदर ठंडक थी, अब क्या ही कहें हम। मतलब एसी वगैरह कुछ ऐसे निज़ाम से सेट किए हुए थे उन्होंने, मतलब गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। तो खैर जुमे का वक्त हुआ, जुमा नमाज अदा किया और मस्जिद से बाहर आकर पता चला कि गर्मी इतना ज़्यादा है कि फ़र्श के ऊपर पाँव रखना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये फ़र्श है ना, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फ़र्श कुछ ठंडा है बनिस्बत उनके। तो हर कोई इसी मतलब वाइट फर्श पर चल रहा है क्योंकि ये बहुत गर्म है। ऊपर देखें माहौल,
माशाल्लाह खूबसूरत बादल बने हुए हैं। ये है फैसल मस्जिद। और यहाँ हमने अपने जूते रखे थे, उनकी एक कार्ड रिसीव की थी। आई थिंक कार्ड यूसुफ के पास है, 30 नंबर पर कार्ड। ये हमारे जूते पड़े हुए हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं नाराज नहीं होना, अगर नाराज हो तो मैं चला जाऊँ, बात ही ना करूँ। मैं शूज उठा दें। नाराज नहीं करता। ये जो जुतियाँ ना, ये जो जुतियाँ लगी हैं ये पड़े हुए हैं। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर इन्हें समझा रहा था कि साइड में कुरान मजीद रखी हुई है और आप यहाँ जूते रखे हुए हैं कि ऐसा ना करें, यहाँ जूते नहीं रखने चाहिए आप लोगों को। उन्हें समझा रहा था कि आप लोग खुदा का खौफ करो ज़रा। तो अगर अल्लाह ने मुझे दिया, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने इंशाल्लाह अगर मुझे दिया ना, मैं आपको बहुत तोहफा दूंगा जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बस मैं ये कह सकता हूँ और मैं कुछ नहीं। शूज उठा दें हमारे 230 वाले। थैंक यू। जूते उठाने के बाद हम लोग चले गए बाहर हमने पिया सोडे का प्यास पानी। लगी हुई थी तो प्यास बुझाने के लिए हमने ये 2 सोडे बनवाए हैं। तो ये दोनों हमें पड़े हैं 200 रुपए के, 100 रुपए का एक। जो कहते हैं इस्लामाबाद महंगा है, यार नहीं है महंगा, आप खुद आना नहीं चाहते असल में। बाइक को लगाया किक और चले गए सनट्रस्ट मॉल। सनट्रस्ट मॉल। तो यहाँ हमने बाइक खड़ी की है, तो हम अभी जा रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या सीन है। कभी नहीं गए इसमें, पहले फर्स्ट टाइम आए, देखते हैं क्या होगा इसमें, फिर हम आपको भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। सनट्रस्ट मॉल इंटर होने के बाद हम लोगों ने देखे वहाँ चाइनीज़, जापानीज़, कुछ इंडियन, अंग्रेज़ भी आए हुए थे। आई थिंक मैन वोमेन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, हम लोग थे सीधे साधे। वहाँ लड़कियों के सर पर दुपट्टा तक नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ चंद एक वीडियोस बनाए और पता किया कि यहाँ कैंप मिलेगा कि नहीं। कैंप ढूंढने की कोशिश की, 2-3 फ्लोर ऊपर गए लेकिन नहीं मिला। तो हम लोग वहाँ से निकल गए बाहर की जानिब। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए शंग्रीला पहाड़ियों के ऊपर। शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था, यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते गए ढलान बदतर से बदतर होती गई और ऊपर जाकर हमें तूफ़ान ने आ घेरा। ऊपर जाकर पता चला कि बादल भी खूब बन गए हैं और हमें वहाँ बारिश भी मिल गई। यकीन करें इतना खूबसूरत माहौल नज़र रहा था ऊपर से, बस क्या ही कहें। हम लोग टॉप पर जाकर हमने थोड़ा स्टॉप किया, सोचा चाय पी लें, लेकिन वहाँ जिस रेस्टोरेंट में हमने स्टॉप किया था वहाँ उन्होंने कहा चाय नहीं मिलेगी। लेकिन ऊपर बादल भी बहुत ज़्यादा बने हुए थे। हमने सोचा क्यों ना सफ़र को कंटिन्यू रखें, आगे चले जाएं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाइक को हमने सड़क से उतार कर सीधा जंगलों की तरफ उतार दिया। यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था। हमने सड़क से बाइक उतार दी थी, बिल्कुल ना डर ना खौफ, बस बाइक को सीधा जंगलों में घुमाते रहे और एंजॉय करते रहे। वहाँ से लौटते लौटते हमें शाम हो गई थी और ये क्लिप है जब हम रावलपिंडी से एक कैंप ख़रीदने गए थे रात के। दूसरे दिन हम उठे, फ्रेश हुए, सामान पैक किया और बाइक का रुख किया सीधा मरी की जानिब। 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे मरी में इतना रश था कि भाईजान क्या ही कहें। और होटल का पूछा तो वो बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे थे। और हमने एक लड़के से पूछा कि भाईजान यहाँ चेयर लिफ्ट कहाँ है, तो उन्होंने बताया यहाँ एक लोकल चेयर लिफ्ट है, बहुत ही घटिया है। हमारे पास पत्रियाटा चेयर लिफ्ट की एक वीडियो थी, तो हमने कहा ये चेयर लिफ्ट कहाँ है, तो उन्होंने बताया ये तो 13 किलोमीटर पीछे है, मरी से पहले आता है 13 किलोमीटर। तो हमने फिर बाइक निकाली, सीधा रुख किया पत्रियाटा चेयर लिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पत्रियाटा में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ था, मतलब झूले, यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ चीज़ें मौजूद थी। हमारे पास चार्जिंग बहुत कम थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, इसीलिए हमने मरी में कोई वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि हमने चार्ज को बचा कर रखना था चेयर लिफ्ट पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो हमने वहाँ से 2 टिकटें ख़रीदी चेयर लिफ्ट की, जो कि हमें 2000 रुपये में पड़ी। आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम हैं इस वक्त चेयर लिफ्ट पर, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी टॉप पर पहुंचे हुए हैं, वहाँ नीचे का व्यू देखें आप, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। यहाँ की राइड तकरीबन 15 मिनट की होती है और यकीन करें इतना मज़ा आता है आप सोच भी नहीं सकते। ठंडी ठंडी हवाएं, ऊपर नज़ारे, खूबसूरत दरख्त, नीचे सरसब्ज़ मैदान। यकीन करें इतना एंजॉय हमने कभी नहीं किया।
मतलब जब हम जा रहे हैं तो हमने अंदाज़ा लगाया जो भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। और जब हम वापस हुए तो हमारी हालत भी इसी तरह थी, क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करते हैं और थक जाते हैं। ये जो नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है वो मकाम जहाँ से चेयर लिफ्ट नीचे से उठाकर ऊपर टॉप पर पहुँचाता है, और वहाँ लोग ट्रैकिंग करते हैं घोड़ों वगैरह के साथ, वीडियोस वगैरह बनवाते हैं और एंजॉय करते हैं। और हाँ, ऊपर चेयर लिफ्ट भी चल रही होती है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हमने बहुत एंजॉय किया और घूमे फिरे, पिक्चर्स वगैरह बनवाई और फिर चेयर लिफ्ट पर बैठकर नीचे की जानिब रवाना हो गए। जैसा कि मैंने बोला था कि चेयर लिफ्ट 15 मिनट ले जाने में लगाता है और 15 मिनट वापस ले आने में। हम लोग मतलब आधा घंटा चेयर लिफ्ट पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वापसी की है। पत्रियाटा चेयर लिफ्ट पर एंजॉय करने के बाद हमने सोचा यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए मरी में, क्योंकि हमारे मतलब का कुछ नहीं था। हमने सोचा क्यों ना सफ़र को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। सफ़र जारी रहा। पहले एक सरादाई KPK की, उसमें इंटर हुए, फिर सफ़र किया और फिर एक और सरादाई आज़ाद कश्मीर की, उसमें इंटर हुए। तो हम लोगों ने जाकर स्टॉप किया मुजफ्फराबाद से 14 किलोमीटर पहले कश्मीर वाटरफॉल पर। ये सब नज़ारे थे कश्मीर वाटरफॉल के। उसके बाद जाकर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया एक पुल पर, जिसके नीचे एक खूबसूरत नदी बह रही थी जो कि इंडिया से आ रही थी। मुजफ्फराबाद पहुँचते पहुँचते हमें हो गया अंधेरा। वहाँ एक हमने जाकर रूम लिया, जिसके उन्होंने हमसे चार्ज किए 3500 रुपये। देखें जी इस वीडियो में आप मेरी हालत, व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ पर अच्छी तरह वॉइस भी नहीं आई और एनर्जी भी नहीं थी, फुल थके हुए थे। तो ये वो वक्त है जब हम मुजफ्फराबाद पहुँचे थे, खाना खाने के बाद की ये वीडियो थी। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मैप पर देखते हैं कि ये सफ़र 2 से 2.5 घंटे में हो जाएगा, पर जब रियल में हम सफ़र करते हैं तो वो दुगनी हो जाती है। जो मैप बताता है वो उससे दुगनी हो जाती है। आप इस वीडियो में मेरे चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सफ़र में कितना थक गए थे। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सीधा निकल पड़े नारायण की जानिब, और हमने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। हमने सोचा नाश्ता एक अच्छी जगह करेंगे, एक खूबसूरत व्यू के साथ। यह है मुजफ्फराबाद का पुल। यहाँ हमने 1-2 वीडियोस वगैरह बनाई, फिर हम लोग आगे निकल गए। इससे आगे की जो खूबसूरती थी उसको शायद ही मैं इस वीडियो में बयान कर पाऊँ। इतनी खूबसूरती यकीन कुदरत के होने का एहसास दिलाती हैं। मुझे ख़त लिखना बहुत पसंद है। जो बातें शायद बोल नहीं पाता उन्हें लिखना आसान लगता है। ये ख़त है उन पनागाहों के नाम जो दौरान सफ़र मंजिल से पहले मिला करते हैं। बहुत खूबसूरत होती हैं ये पनागाहें। मंजिल की तलाश में शायद देख नहीं पाते, बहुत खामोश होती हैं। मंजिल की जुस्तजू के शोर में ये खामोशी शायद सुन नहीं पाते हम। रुकना इतना मुश्किल सा लगता है, सांस लेना, नज़रें घुमाना, पाँव जमाना, शुक्र करना मंजिल से पहले बहुत मुश्किल होता है ना। मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी में मुझे किसी चीज़ ने रुकना सिखाया है तो वो है ये पनागाहें जो मंजिल से पहले मिला करती हैं। सारा सफ़र मंजिल के इंतज़ार में गुजार कर अगर मंजिल आने पर मंजिल पसंद ना आई तो इवन वर्स, मंजिल पसंद आ गई तो सफ़र तो ख़त्म हो जाता है ना मंजिल पर, जो हम इंतज़ार में गुजार देते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, नाश्ता किया। नाश्ते की कोई क्लिप वगैरह इसलिए नहीं बनाई, ना ही यहाँ इस वीडियो में ऐड की गई, क्योंकि हम भूख से इतने निढाल हो चुके थे कि खाना आते ही उस पर टूट पड़े। यहाँ जो ऊपर से पानी बह रहा है, यकीन करें इतना ठंडा है, इतना ठंडा है
کہ اس میں آپ 5 سیکنڈ تک پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ لوگ اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور چائے بھی۔ تو ہم نے یہاں کھانا کھایا تھا، ناشتہ، جو کہ ہم نے صبح نکلنے سے پہلے نہیں کیا تھا، تو ہم نے یہاں ناشتہ کیا اور پھر ہم نے اپنا سفر آگے کنٹینیو رکھا۔ راستے میں ہماری ملاقات ہوئی اس شخص سے، اس کا نام تو ہمیں نہیں معلوم، پر یہ بہت ہی اچھے نائس پرسن تھے۔ چلیں جی آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ہماری ملاقات ان سے کیسے ہوئی۔ تو ہم لوگ جی ایک جگہ پر رکے ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے، تو ہم لوگ ویڈیو بنا کر چلے گئے۔ 20 کلومیٹر آگے جا کر ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کیمپ وہاں رکھی تو تھی، بعد میں اٹھانا بھول گئے تھے۔ تو واپس آئے، اس شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ ہم نے یہاں کیمپ رکھی تھی، کسی کو دیکھا ہے یہاں؟ تو اس نے بولا جی میں نے ایک لڑکے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں جا کر اسے لے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کا گھر یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، تو آپ مجھے اپنا بائک دے دیں تاکہ میں جا کر آپ کا کیمپ لے آؤں۔ تو ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم نے کیمپ تو ویسے ہی گنوا دی، ہم بائک کو بھی گنوانے جا رہے ہیں۔ ہماری سوچ بالکل غلط تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے اور نائس ہیں، یقین کریں جتنا بیان کیا جائے ان لوگوں کی اخلاق کی بہت ہی کم ہے۔ سطحی طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر وہ خود ہوتے ہیں۔ خانہ بدوشی ایک کیفیت ہے جو آپ پہ طاری ہو جائے تو آپ ہر در کو گھر کر لیتے ہیں۔ وہاں ہمارا گھر صرف پہاڑ تھے، ہمارا یہ گھر لوگوں سے دور اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمیں ہمارے گھر نے موقع دیا ہمیں خود کو پہچاننے کا، ایک اور سطح کو جاننے کا۔ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کا سکون، سورج کے پیچھے بھاگنے کا، پرندوں کو سننے کا اور کچھ نئے خواب بننے کا۔ خدا کے مصور ہونے کا بارہا یقین دلاتے ہیں یہ خوبصورت پہاڑ۔ یہ کیفیت جتنی حسین نظر آتی ہے اس سے کافی زیادہ سنگین ہے۔ اور ہاں، ہر در کو گھر کر لینے کی جو جرت ہے وہ اکثر انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہیں وراثت میں ٹوٹے ہوئے گھر ملتے ہیں۔ خیر باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ اس وقت تک بھی اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جب ہم ان علاقوں میں گئے تو ہم اس دنیا سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ وہاں بنا انٹرنیٹ کنیکشن کے مزہ ہی آ گیا۔ یقین کریں جو آپ کا منزل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا، تو بس آپ جرنی کو انجوائے کرو۔ خیر بہت ہی تھکے ہوئے، تھکے ہارے جیسے تیسے ہم پہنچے ناران۔ تو جی یہ ہے ناران کا شہر، دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے یہاں۔ اور جب بندہ یہاں آتا ہے تو یقین کریں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ ناران ایک ایسی جگہ ہے جہاں لائف میں ہر پاکستانی کا ایک بار جانے کا تو دل کرتا ہے۔ اور جب ہم CD70 پر ناران جا کر پہنچے اور جھیل سیف الملوک کا رخ کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ موٹر سائیکل پر جھیل سیف الملوک پر نہیں جا سکتے، تو ہم نے کسی کی نہیں سنی، بس سفر کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑا آگے ڈرائیو کرنے کے بعد موٹر سائیکل نے جواب دے دیا کہ میں 2 بندوں کو اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ تو تھوڑا یوسف نے ہیرو بننے کی کوشش کی کہ تم چلو میں پہاڑیوں کے اوپر سے آ رہا ہوں۔ اس کی آگے حالت کیا ہوئی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور جب یہ پہنچا تو اس کی حالت کچھ اس طرح تھی، دیکھیں آپ۔ یہ ویڈیو کلپ ناران سے 9 کلومیٹر اوپر اور لیک سیف الملوک سے 4 کلومیٹر پہلے کی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو جیپ تھے ان کا رش کتنا بڑھ گیا ہے۔ یقین کریں ہم پورا آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے رہے کہ کب یہ رستہ کھلے گا اور ہم آگے جائیں گے۔ اگر میں حقیقت میں آپ کو سچ بولوں، ابھی تک ہمارے کانوں میں ان گاڑیوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ وہاں اتنی کثیر میں یہ گاڑیاں موجود تھیں بھائی جان نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ اور ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ناران سے 14 کلومیٹر اوپر لیک سیف الملوک تک ایک پرسن کا چارج کرتے ہیں 1500 روپے۔ لیں جی یہ ہیں ڈرائیور صاحب جو CD70 کو فرسٹ ٹائم لیک سیف الملوک تک لے ہی گئے۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے روکا لیکن نہیں رکے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بندہ ٹھان لے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی ہی بائک پر لیک سیف الملوک پر سکسیسفلی پہنچ گئے۔ خیر باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو میں ذرا رش دیکھیں، کتنے ٹورزم آئے ہوئے ہیں لیک سیف الملوک۔ اس ٹائم جھیل سیف الملوک پوری طرح برف سے ڈھکی پڑی تھی اور جو برف پگھل رہا تھا وہ اسی ندی کے راستے سے جا رہا تھا۔ اتنا ٹھنڈا یاخ پانی، صاف شفاف، اوپر نظارہ چیک کریں آپ، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو ہے۔ یقین کریں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ وہ پل ہے جہاں سے لوگ گزر کر اوپر ٹریکنگ کی طرف جاتے ہیں۔ لیک سیف الملوک کا نظارہ چیک کریں آپ جو پوری طرح برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
क्या देख रहे हैं? व्लॉगिंग हो रही है. वही मरे है ना. बहुत से लोगों ने हमें मना किया कि CD70 पर आप झील सैफुल मुलुक पर नहीं जा सकते, तो हमने कहा हमने जाना है. तो फर्स्ट बाइक है जो CD70 हमारी है, वो सामने खड़ी हुई है. Vanessa got the sauce. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Yeah. You think I'm wrong, right? But I do what I think is right. Can't handle. Was thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. Yo, Vanessa got the sauce.